जय हिंद दोस्तों। आज हम हाउ टू डिटरमाइन व्हाट स्टॉक टू बाय। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बीएसई और एनएसई में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक को ढूंढने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट इसके लिए बेसिक्स 8 पॉइंट्स हैं जिसको हमने फॉलो करना चाहिए। 8 की मैट्रिक्स में सबसे पहले आपने निवेश लक्ष्य निर्धारित करें, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जिन स्टॉक्स में आपका इंटरेस्ट है उसके कम्पिटिटिव एडवांटेजेस को जांच करें। तीसरा, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल वाले स्टॉक जानें। चौथा, प्रॉफिटेबिलिटी। पांचवा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। छठवां, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट। सातवां, किसी इन्वेस्टर द्वारा किसी स्टॉक पर विचार करने से पहले उसे व्यक्तिगत मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। आठवां, डिटरमाइन द मार्जिनल एफिशिएंसी। चलिए, अब हम अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट है, अपने निवेश लक्ष्य निर्धारित करें, यानी अपना इन्वेस्टमेंट गोल क्लियर करें। अपने इन्वेस्टमेंट गोल निर्धारित करें। रेगुलर इनकम चाहने वाले व्यक्ति हाई डिविडेंड यील्ड देने वाले उन शेयरों की ओर रुख करें जिसमें स्टडी अर्निंग और कैश फ्लो हो। जो लोग चाहते हैं कि वे उन नई कंपनियों की ओर अट्रैक्ट हो जो आज किए गए इन्वेस्टमेंट के आधार पर फ्यूचर में प्रोमिसिंग ग्रोथ प्रदर्शित करती हैं। कैपिटल प्रिजर्वेशन चाहने वाले इन्वेस्टर्स ऐसे बिजनेस को चुने जो डिकेड से चल रहे हों, यानी दशकों से चल रहे हों और सैचुरेशन तक पहुंच चुके हों। ऐसे बिजनेस प्रेडिक्टेबल और स्टेबल प्रॉफिट देते हैं। पॉइंट नंबर 2, जिन स्टॉक्स में आपका इंटरेस्ट है उनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की जांच करना। एक बार जब आप यह तय कर ले कि आपके माइंड में किस तरह के इन्वेस्टमेंट गोल हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को सीमित कर सकते हैं। इस संबंध में ध्यान देने योग्य की फैक्टर्स में से एक यह है कि क्या किसी बिजनेस में कंपटीटर पर एक यूनिक एज है, जिसे आमतौर पर मोट यानी कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के रूप में। इसके अलावा जब लोग शेयर्स खरीदने के लिए चुनते हैं तो यह जानना जरूरी है कि यह कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितना ड्यूरेबल है, यानी क्या कंपनी आने वाले वर्षों में भी अपने कंपटीटर पर बढ़त बनाए रखेगी। तीसरा, टिकाऊ और व्यापक दायरे में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन्वेस्टर को रिवार्ड्स पहुंचाने वाले होते हैं। इसके अलावा कंपटीटर का डीप एनालिसिस करने के लिए एज स्केल, यूनिक ब्रांड, स्विचिंग कॉस्ट, नेटवर्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे फैक्टर्स पर भी विचार किया जा सकता है। तीसरा, पूंजी पर उच्च रिटर्न, यानी हाई रिटर्न ऑन कैपिटल। हाई रिटर्न, जिन बिजनेस की कैपिटल पर हाई रिटर्न होता है वे कम से बहुत कुछ कम कमा लेते हैं, जबकि जिन बिजनेस की कैपिटल पर रिटर्न कम होता है वे ज्यादा से थोड़ा ही कम लेते हैं। नतीजतन अगर किसी शेयर पर कैपिटल पर हाई रिटर्न है तो संभवतः उसमें एक स्ट्रॉन्ग मोट होगी और वह आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न देगा। एक जनरल रूल के रूप में आपको ऐसे स्टॉक की तलाश करनी चाहिए जिसमें कैपिटल पर हाई रिटर्न। पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिटेबिलिटी।
किसी स्टॉक को चुनने से पहले आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए। कैपिटल पर रिटर्न नामक एक मैट्रिक प्रॉफिटेबिलिटी का आकलन करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। कैपिटल पर रिटर्न जिसकी कैलकुलेटेड परसेंटेज के रूप में की जाती है नेट इनकम में से इन्वेस्टेड कैपिटल को घटाकर प्राप्त होती है। आप या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिसर्च करके अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं या फिर उन्हें सीधे उन ऑनलाइन डेटा सोर्सेज से प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें प्रदान करते हैं, लाइक स्किनर्स ऐप। पांचवा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी मात्रात्मक विश्लेषण। इस प्रोसेस में एक इन्वेस्टर किसी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा की जांच करके उसका ट्रू वैल्यू निर्धारित करता है। जब भी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का विचार करें तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटस चेक करें। अगर कोई कंपनी आपको पर्सनल इन्वेस्टिंग क्राइटेरिया पर खरी नहीं उतरती और प्रॉमिसिंग नहीं लगती तो आपको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर गौर नहीं करना चाहिए। आप कंपनी की बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखकर ऐसा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यह नंबर्स पर कम और एक महान कंपनी की उन विशेषताओं पर ज़्यादा जोर देता है जो किसी इन्वेस्टर को उसमें इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करती है। इसे समझने में आपकी मदद के लिए हम एक उदाहरण देंगे। जब मैं टाटा का जिक्र करता हूँ तो ज़्यादातर लोग बाइक की बजाय कंपनी के बारे में सोचते हैं। ये उस इनक्रेडिबल ब्रांड पहचान का एक शानदार उदाहरण है जो हमेशा बनी रहेगी। एक घरेलू ब्रांड नाम होने से कंज्यूमर का ट्रस्ट भी बढ़ता है। बेशक, यानी किसी इन्वेस्टर द्वारा स्टॉक पर विचार करने से पहले उसे इन्वेस्टर की इंडिविजुअल फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। लाइकवाइज, किसी स्टॉक की करंट प्राइस और उसकी फाइनेंशियल और व फंडामेंटल परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने के कई तरीके हैं। यहाँ उनमें से कुछ दिए गए हैं। पहला, पी रेशियो, दूसरा पीबी रेशियो, तीसरा अर्निंग पर शेयर्स, चौथा डेट टू इक्विटी और पांचवा करंट रेशियो। पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इंडस्ट्री एवरेज से बहुत अधिक पी रेशियो होना कभी कभी यह दर्शाता है कि स्टॉक ओवर प्राइस्ड है। पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक रेशियो, यही बात प्राइस टू बुक रेशियो पर भी लागू होती है। इंडस्ट्री के एवरेज से बहुत अधिक या कम होने वाले रेशियोज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। ईपीएस को कम से कम लास्ट 5 ईयर्स में स्टडी ग्रोथ का संकेत देना चाहिए। चौथा, डेट टू इक्विटी रेशियो। सभी क्षेत्रों में एक मानक डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं हो सकता। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करने के लिए बहुत अधिक डेट लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, करंट रेशियो। कंपनी की लिक्विडिटी स्थिति को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि क्या कंपनी की करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। पॉइंट नंबर 8, डिटरमाइनिंग द मार्जिनल एफिशिएंसी। जब कोई व्यक्ति खरीदने के लिए शेयर चुनता है तो कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा रिसर्च करने और उसकी एफिशिएंसी का आकलन करने से उसे मदद मिलती है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स बेहतर समझ सकता है यदि वह मार्जिनल मीटिंग्स में भाग लेता है। वैकल्पिक रूप से प्रोमोटर्स शेयर होल्डर्स के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हर साल आयोजित होने वाली एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग्स में भी भाग ले सकता है। इन सब पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए 2025 में सेक्टर परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में करने वाले सेक्टर्स हैं मीडिया सेक्टर्स जो कि 23.85% है,
फिर आईटी सेक्टर माइनस 18.08%, एनर्जी सेक्टर माइनस 10.51%, रियलिटी 7.56%, एफएमसीजी माइनस 6.02% एंड फार्मा माइनस 3.09%। तो इन सेक्टर में ग्रोथ की संभावना ज्यादा दिख रही। करेक्शन, आईटी सेक्टर का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये माइनस 12.95% है, यानी लगभग 13% है। और इसमें 29 सितंबर से पॉजिटिव न्यूज आ रही है। तो आईटी सेक्टर जो है, इसकी सेक्टर स्पेसिफिक कंपनीज इसमें हैं और इसमें लो रिस्क है। इंडेक्स इज 1.71 वोलेटाइल निफ्टी में। नाउ इसका पी रेशियो भी 24.15 है आईटी सेक्टर का, और मार्केट शेयर इसका 6.45% है, जो कि अच्छा है। अब टॉप आईटी कंपनीज विद देयर इंडेक्स वेट, नंबर 1 पे है इन्फोसिस, जिसका इंडेक्स वेटेज 37% है। दूसरा टीसीएस 22%, तीसरा एचसीएल टेक 11% और चौथा टेक महिंद्रा 6.55%। तो हम इन चारों कंपनीज को एनालाइज करके देखते हैं कौन सी कंपनी एट प्रेजेंट हमें लेने में ठीक है। करेक्शन, इसके लिए हम स्किनर ऐप पे गए और टॉप आईटी कंपनीज इस नंबर 1 पे मार्केट कैप के हिसाब से टीसीएस है, सेकंड नंबर इन्फोसिस, थर्ड एचसीएल टेक और फोर्थ विप्रो। तो टॉप 3 कंपनीज ही देखिए तो इसमें पी रेशियो सबसे अच्छा टीसीएस का है। देन आरओसी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, भी टीसीएस का अच्छा है। चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग्स में लास्ट 1 ईयर में इन्फोसिस ने घटाई है, जो कि नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी टीसीएस का अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर्स का भी टीसीएस का अच्छा है। 3 ईयर्स रिटर्न बट एचसीएल टेक का अच्छा है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग्स फर्स्ट नंबर टीसीएस है 71% और सेकंड नंबर एचसीएल टेक। तो हम टीसीएस या एचसीएल टेक को एक करके देखेंगे। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एक आईटी सर्विस कंसल्टिंग एंड बिजनेस सॉल्यूशन organization that has been partnering with many of the world's largest business in their transformation journey. इसको रेवेन्यू, बीएफएसआई, कंज्यूमर बिजनेस, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन एंड मीडिया, एनर्जी, रिसोर्सेज और रीजनल मार्केट्स। ये इसके प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। एआई क्लाउड्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। ब्रांड वैल्यू है इसकी ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशंस में नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूके, कॉन्टिनेंटल यूरोप, एशिया पैसिफिक, इंडिया एंड एमईए, इन सब में परसेंटेज वाइज दे रखा है। देन हैवी डिविडेंड पे आउट, अच्छा हैवी डिविडेंड पे आउट करता है टीसीएस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी है। क्लाइंट बेस, इसके जो क्लाइंट्स हैं, बिगेस्ट जो क्लाइंट्स हैं गूगल है, अमेजोन, एज्योर, एबोर्ड, इंटेल, बोश, आईबीएम, एप्पल, ओरेकल, सिमनेटेक। की हाइलाइट्स, इसके की हाइलाइट्स ये रखे हैं। और बायबैक, कंपनी ने दिसंबर 2003 में बायबैक किया था। तो इसकी बेसिक जानकारी इस कंपनी की आगे। नाउ इस कंपनी का मार्केट कैप सबसे अच्छा है, जो कि
11,35,175 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी 22.6 का है। ROCE 64.6 है। ROE भी 52.4 है, जो कि अच्छा है। बुक वैल्यू 294 करोड़ का है, अच्छा है। और हाई से सस्ते में मिल रहा है 4,495 से 3,138 में मिल रहा है। नाउ इस पर कोई प्लाज नहीं है प्रोमोटर्स का। लास्ट 3 ईयर्स का ROE 50% है, बहुत अच्छा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 71.8% है, अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.10 लगभग ठीक है, बट लास्ट 1 ईयर का रिटर्न माइनस में गया है, तो ये चीज नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। प्रोज में ROE बहुत अच्छा है लास्ट 3 ईयर्स का 50%, बहुत अच्छी बात है। और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, 83.8% डिविडेंड पे करता है। बट कॉन्स में आते हैं बुक वैल्यू से 10.7%, 10.7 टाइम्स स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, और पुअर सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स का। तो ये दो चीजें इसको इम्पैक्ट कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखिए, जून में 12,819 करोड़ का था, और सितंबर में 12,131 करोड़ का है, जो एवरेज सही है, कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया। प्रॉफिट एंड लॉस, एनुअल प्रॉफिट मार्च 24 में 46,091 करोड़ का था, और मार्च 25 में 48,797 करोड़ का है, ठीक है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ माइनस में है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। ROE अच्छा है। कैश फ्लो माइनस में, ये भी अच्छा नहीं है। सी 65% है, अच्छा है। प्रोमोटर्स अच्छा है। FI ने अपनी होल्डिंग कम करी है, DII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। गवर्नमेंट की होल्डिंग एज इट इज है, और पब्लिक्स ने होल्डिंग बढ़ाई है। और इसकी करंट न्यूज में जो है, TCS साइन 5 years डील विद SAP टू ट्रांसफॉर्म IT 4 COEs फॉर जनरल AI BTP डेटा CX। इसकी जो इम्पोर्टेंट करंट न्यूज रहती है, जो इनको कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना होता है, तो ये न्यूज़ है। दूसरा न्यूज़ जो है, TCS एक्सटेंड्स AI इनेबल क्लाउड ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट विद ALDI साउथ अक्रॉस यूरोप, US, ऑस्ट्रेलिया, PS की, यानी इन्फोसिस की। इन्फोसिस का मार्केट कैप TCS की अपेक्षा 6,48,163 करोड़ है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23 अच्छा है। ROC 37.5 है। ROE 28.8 है। फेस वैल्यू 5 है, और हाई से डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है 1560 में। प्लेज नहीं है। सेल्स ग्रोथ 10%, लास्ट 3 ईयर्स ROE 30%। प्रोमोटर्स होल्डिंग्स ये नेगेटिव में है। प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग्स बेची है, और प्रोमोटर्स होल्डिंग्स बहुत ही कम है, 14.3% है, तो ये इन्वेस्टर की थोड़ा रिस्की हो जाता है। रिटर्न ओवर 1 ईयर -16 है, जो कि बहुत पुअर है, अच्छा नहीं है। लास्ट 1 ईयर के चार्ट में देखें तो 200 DMA टॉप में है, उसके नीचे 50 DMA है, और 200 DMA को टच करने, NSE प्राइस टच करने जा रहा है। प्रोज क्या है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, और कोई कर्ज नहीं है कंपनी पर। ROE लास्ट 3 ईयर्स का 30% है, अच्छा है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड, ये भी पेमेंट डिविडेंड अच्छा पे कर रही है, 65.9% दे रही है। बट कॉन्स क्या है, प्रोमोटर्स होल्डिंग्स लो है बहुत, 14.3% है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट जो है,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो मार्च में 9874 था, जून में 9943 और सितंबर 10535, तो अच्छा है। और नेट प्रॉफिट जून में 6924 और सितंबर में 7375 है, अच्छा है। और ईयर प्रॉफिट देखा जाए तो लास्ट ईयर 26248 और इस साल मार्च में 26750। सेल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR और ROE, तो CAGR -16 है जो कि अच्छा नहीं है। कैश फ्लो अच्छा है इसका, कैश फ्लो 9669 है, ये प्लस पॉइंट है। और ROE कम होता चला जा रहा है, 38% आ गया, ये निगेटिव है। प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत कम है और प्रोमोटर्स अपना होल्डिंग बेचते चले जा रहे हैं। FI ने भी होल्डिंग रिड्यूस करी है, DI ने कुछ बढ़ाई है, गवर्नमेंट ने भी 1.1% घटाई है, पब्लिक ने थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई है और अदर्स ने भी घटाई है, 0.1% घटाई है। इसकी कुछ न्यूज़ है। फर्स्ट वन है इन्फोसिस टू होस्ट वर्चुअल एंड इन पर्सन इन्वेस्टर मीटिंग, ये 2 दिसंबर को कर रहे हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन अवार्ड 8 इन्वेस्टर्स 2 करोड़ टोटल, विनर्स अनाउंस ऑन 31 नवंबर, ठीक है। देन 19 नवंबर को इसका बायबैक हुआ है ऑफ 10 करोड़ शेयर्स एट 18,000 ईच, ओपन नवंबर 20 से 26 तक, रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर। तो दोस्तों हमने IT के 2 शेयर्स को एनालाइज किया, पहला टाटा कंसल्टेंसी, दूसरा ID, दूसरा इन्फोसिस। तो इस तरह से हम शेयर को डिसाइड करेंगे कि कौन से शेयर में हमें इन्वेस्ट करना है। और चार्ट देखेंगे तो 1 मंथ में इन्फोसिस का चार्ट 1 मंथ में काफ़ी इंप्रूव किया है, 6 मंथ्स में काफ़ी वोलेटाइल रहा है। वेयरएस TCS का देखेंगे 1 मंथ में थोड़ा इंप्रूव हुआ है और 6 मंथ में भी कम वोलेटाइल रहा है। दोस्तों अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।